जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे शो पर खास मेहमान मौजूद हैं गिरिधर मावड़ी जी, जो अक्सर हमारे शो पर आती हैं और आज खास चर्चा के लिए मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, पुतिन भारत आए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, हालाँकि भारत और रशिया के अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, काफ़ी कुछ है। ट्रेड को लेकर भी अगर हम देखें तो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट है और प्रेज़िडेंट पुतिन ने काफ़ी पहले बोला था, जैसे ही यूएस की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शन और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो कि हम को ट्रेड बढ़ानी है, जो डेफिसिट है उसको पे काम करना है। अगर हम सर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और ओवरऑल जो एक मैसेजिंग है प्रेज़िडेंट पुतिन की भारत की जो विज़िट है उससे, किस तरह से हम उसमें क्या-क्या हमें और देखने के लिए मिलता है? देखिए, रशिया का भी बहुत वो भी एक बहुत नाजुक सिचुएशन में गुजर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए उनके ऊपर बहुत से सैंक्शंस हैं। तो वो पराया हो गया, स्पेशली यूरोप और वेस्ट से कट गया। तो उनके भी बहुत सी जरूरत मतलब कुछ चीज खरीदना हो या कुछ रिलेशन करने के लिए, ट्रेड के लिए, बहुत चीज जो यूरोप से डिपेंडेंट थे वो कट गया। दूसरा, इनके डॉलर के ट्रेड जो था वो कट गया। अमेरिका ने डॉलर इनसे काट लिया, फिर स्विफ्ट से इनको कार्ड निकाल दिया, तो वो वेपनाइज हो गया। तो इनको अपना धंधा चलाने के लिए, अपना देश को चलाने के लिए, अपना युद्ध चलाने के लिए ऑल्टरनेट चाहिए। पहला उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो चाइना से आता है, दूसरा भारत है। ये दो, चाइना और भारत के चलते हुए वो इतना युद्ध लड़ पा रहा है और फिर उनका चल रहा है, मतलब देश में चल रहा है। उनके हर चीज, नट बोल्ट भी उनको चाहिए। तो फिर इन दोनों, स्पेशली चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया होता उसका। तो अभी व्लादिमीर पुतिन के लिए ऑल्टरनेट चाहिए। चाइना ऐसा ना हो कि चाइना पूरा उनका ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में ले ले और अपने सामंत बना ले, अपना एक जूनियर पार्टनर ना के नाते उसको कुचल दे। ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए वो भारत से रिश्ता रखना चाहता है। वो एक उनके लिए जरूरत है। दूसरा, उनका क्या जरूरत है, क्या जरूरी है वो, अब देखिए, जब अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, अमेरिका ये धमकी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया है, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मैं काट दूंगा। चाइना को तो कुछ कर नहीं पाया। अभी चाइना भारत से भी ज्यादा तेल चाइना खरीदती है, मगर फिर भी उनके ऊपर कुछ नहीं कर पाया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि चाइना ने पलटवार किया। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स काट दी उनसे। फिर वहां से जो भी फार्म प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, कॉर्न, इनके दूध जो खरीदते थे वो काट दिया। तो फिर दोनों एंगल से, बिक्री में और खरीदी में, दोनों चीज में मार खाया डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर उनके सामने लेट गया, पूरा रिवर्स कर दिया, 1 साल तक कर दिया। मगर भारत में, अमेरिका के साथ हमारा कोई ऐसा लीवर्स नहीं है, हमारे पास लिवरेज नहीं है। तो हमें अभी भी धमकी दे रहा है, फिर 50% टैक्स अभी भी चल रहा है हमारे ऊपर। तो व्लादिमीर पुतिन को क्या है ना, धीरे धीरे से हम इनके दबाव में आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आएंगे, रशिया से हट जाएंगे, तो उनके लिए भी खतरा होगा, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए भारत को अपना कैंप में रखना उनके लिए भी जरूरत है। जो एक दो तीन चीज उनके लिए है। और तीसरा जो है, भारत जो है वो अपना जो वेस्ट और ये जो ईस्टर्न ब्लॉक्स है, जैसे चाइना रशिया ब्लॉक है, दोनों का ब्रिज है। हम बीच में खड़े हैं, हम ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है ना। तो दोनों अमेरिकन अलायंसेस और चाइनीज रशियन अलायंस दोनों में है। इसीलिए भारत उनके फेवर में रहे, उनके दोस्त बन के रहे, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्लादिमीर पुतिन का इश्यूज है। अभी रही हमारी, हम जब अमेरिका ने हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहा है, ये 2-3 मुद्दे हैं। पहला, अमेरिका हमारे ऊपर जो 25% एडिशनल टैरिफ डाला है, रशिया से तेल खरीदने के वो एक बहाना बना के डाला है। वो चीज जो है, वो बाकी टर्की के ऊपर या चाइना के ऊपर नहीं डाला है। मतलब क्या है, अमेरिका से तेल खरीदना उनका मुद्दा है ही नहीं है। वो हमें धमकी देने के लिए, हमें प्रेशराइज करने के लिए, हम उनका जो सोयाबीन, कॉर्न, उनके जो चाइना खरीद नहीं रही है ना, वो भारत में डंप करने का उनका प्लान है।
इसलिए यहाँ प्रेशराइज करेंगे तो वहां हम झुक जाएंगे, ये उनका सोच है। तो हम आज तक झुके नहीं। अगस्त 27 से अब 50% का टैरिफ चल रहा है, आज तक झुके नहीं हम। मगर हमारी भी कोई हद होती है ना, जब हमारी ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो शायद कुछ ना कुछ कंसेशंस करके कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशंस हम हमारे भी आ सकते हैं। अब देखिए, जब ईरान के तेल काट दिया था, हमने एक्सेप्ट किया ना, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया ना। वो भी डोनाल्ड ट्रंप पिछले बार उनके जब प्रेसिडेंसी थे तब काट दिया था। तो ये नौबत हो सकता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था कि भारत ने रशिया की तेल खरीदना बंद करेगी, ये सब बोल रहा था। तो ये सिचुएशन है ना। तो इस सिचुएशन में भारत का भी एक सिचुएशन ऐसा है कि हम रशिया से वार्तालाप करें और हमारी जो नुकसान हो रहा है अमेरिका की सैंक्शंस या अमेरिका की टैरिफ के चलते हुए, उसका वो कैसे मदद कर सकते हैं। अभी तेल एक्स रेट में मिल रहा है, शायद हम अमेरिका से जो लॉसेस, जो नुकसान हमें हो रहा है अमेरिका के टैरिफ के चलते हुए, उसमें कितना ये हमें कुछ मदद कर सकता है रशिया, वो चर्चा हो रही है। तो कंसेशंस देंगे, फिर जॉइंट ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये सब बहुत कुछ चीज रशिया देने के लिए तैयार है। इसलिए इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लिया है। आज तक हमारे रिश्ता क्या था उनसे? हम हथियार खरीदते थे या तेल खरीदते थे, इतना ही था। एक मतलब एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप ही था। अब पार्टनरशिप बन के लेके जाने का अभी प्लान बन रहा है। मतलब अमेरिका में जो जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है अमेरिका के ट्रेड से, उसको भर्ती करने के लिए इधर रशिया हमारी मदद करेगी। 100% नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे से हम अमेरिका की जो दबाव है उसको नॉर्मलाइज करने का, उसको मैनेज करने के लिए रशिया हमारी मदद करेगी। ये उसमें, ये एग्रीमेंट्स में आपको दिखेगा। तो तीसरा जो है, हम कभी भी रशिया और चाइना बहुत नजदीक आते हुए उस सिचुएशन को, हमारे लिए बहुत खतरा है, उसको रोकना है। कभी भी उनको दोनों देश का एक कंप्लीट अलायंस ना बने, ये हमारी इंटरेस्ट में है। एक बार उनका अलायंस बन गया तो हमें बहुत खतरा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे हमारे लिए। इसीलिए रशिया को चाइना के गुट में जाते जाते उसको रोकना है और हमारी कैंप में उसको रखना भी हमारी जरूरत है। तो ये चीज हम कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें कोई भी बोला नहीं है, मगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगी तो उसमें क्या है, टेक हथियार जो है चाइना को भी बेच रहा है, हमें भी बेच रहा है मॉस्को, मगर टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है, टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं दे रहा है। अभी S-400 दोनों को बेचा है, मगर S-400 को हमारी सिस्टम से इंटीग्रेट करने का टेक्नोलॉजी जो कोड्स होते हैं ना, वो हमें दे दिया है। इसीलिए S-400 दोनों देश में होने के बावजूद चाइना का S-400 हमसे कमजोर है। कल के दिन चाइना के साथ कुछ जंग होता है तो आसानी से हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी मिल रहा है। अभी Su-57 ऑफर किया है, हम लेंगे नहीं लेंगे वो बाकी बात है, मगर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो तैयार हो गया। अभी पहले भी हमारे एक सक्सेस स्टोरीज बहुत थे, जैसे हम आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन पहले वही दिए थे। फिर ब्रह्मोस है हमारे सामने। ब्रह्मोस 90% मॉस्को से ले आते थे, यहाँ छोटी मोटी स्क्रू नट बोल्ट का फिक्स करके हम उसको प्रयोग करते थे। अब रिवर्स हो गया, 80% भारत में बनाते हैं हम, 20% रशिया से लेना पड़ता है, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर है। 100% हम नहीं कर सकते हैं, उनसे भी कुछ लेना पड़ेगा। मगर उसमें जो रैमजेट, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन है, वो हम मास्टर कर लिया। फिर उनका मेटलर्जी जो है, इतना हाइपर सुपरसोनिक स्पीड में जा रहा है, तो उनका जो मेटल केसिंग होगी ना, वो जल जाएगी। तो उसका क्या मेटलर्जी होगी, क्या अलॉयज बनेगा, वो सब हमने मास्टर किया है। फिर उसके अंदर ईंधन जो लगाएंगे, जो फ्यूल लगाएंगे, वो भी हमने मास्टर किया। और हमारी सबमरीन्स क्या होते हैं, फिर हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, उनके एडमिरल गोर्शकोव था, मतलब उसको एडमिरल गोर्शकोव को हमको रिफर्बिश करके INS विक्रमादित्य बना दिया उसको। उस INS विक्रमादित्य के एक्सपीरियंस के चलते हुए हम अभी INS विक्रांत खड़ा किया, कोचिन में हम खुद बनाया उसका। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी का इश्यूज जो है, भारत के साथ रिश्ता अच्छा रहा मॉस्को का, मगर चाइना के साथ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो कॉपी करके इनके जो पेटेंट्स थे वो सब वो इस्तेमाल करके अपना बना लिया। तो इसीलिए उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस पूरे रिश्ते में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे चाइना डरती है। अभी चाइना के पास इंजन टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं है।
उनके फ्लाई JF-20 हो, JF-17 हो, जो भी हो उनके पास, आने वाले दिनों में कुछ बोल रहे हैं, JF-35 बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, मगर इन सब एयरक्राफ्ट्स में इंजन जो है, कहते हैं कि वो चाइनीज इंजन है, मगर वो पूरा वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग करके किया है, वो उसमें फ्लॉप हो गया। ये चीज है। तो हमारी पास रशियन इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है, वो जो भारत में आ जाएगा, हम चाइना से आगे चले जाएंगे उस चीज में। तो वो उससे वो डरता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चलते वो डरता है। और एक टेक्नोलॉजी ऑफर हमें किया गया कि वो क्या कहते हो, स्मॉलर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि जब हम कार्बन न्यूट्रल पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सोलार और हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और विंड, इसमें से आप नहीं कर सकते हो, आपको न्यूक्लियर चाहिए चाहिए। अब कोडंकुलम में भी वो एडिशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, मगर बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में सपोर्ट करना एक चीज है, और छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना अलग बात होती है। जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, तो हमारी सबमरीन जो नया नया बन रहे हैं हमारी यहाँ, तो उसमें ये न्यूक्लियर इंजन लगा सकते हैं। हमारी नया नया फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी बनेंगे, उसमें इंजन ये लगा सकते हैं। तो इसीलिए इंजन टेक्नोलॉजी हमें आने का उम्मीद है इस पूरे डिस्कशंस में। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्पेशली न्यूक्लियर वाला हो सकता है। फिर ये न्यूक्लियर छोटे छोटे प्लांट्स होगा तो कहीं और, उत्तराखंड में, लद्दाख में, अरुणाचल में, कहीं भी हम लगा सकते हैं लोकल नीड्स के लिए। तो वहां क्लीन एनर्जी होगी, वहां कुछ पोल्यूशन नहीं होगा, ये सब कर सकते हैं। तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। मनमोहन सिंह जी के कालखंड में हमने एक सिविलियन न्यूक्लियर डील किया था अमेरिका के साथ, मगर आज तक अमेरिका का कोई भी यहाँ न्यूक्लियर प्लांट लगी नहीं है आज तक। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि वो लाइबिलिटी क्लॉज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। उसका कोई डिजास्टर होगा, लोग मरते हैं, तो उसका कॉम्पनसेशन में वो लोग ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, उसको एक कैप रखा है। तो हम इसीलिए उसके चलते हम एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो वो पूरा अग्रीमेंट ही फ्लॉप हो गया। तो एक भी प्लांट नहीं आया। अमेरिका ये सोच रहा था कि उनके पुरानी जो जितने भी क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, वो भारत में डंप करेंगे, और मरे तो भारत के नागरिक मरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इनका क्या औकात है, वो सोच रहा था अमेरिका। मगर रशिया के साथ हमारे ऐसा रिश्ता नहीं है, तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आएगी। तो ये टेक्नोलॉजी से चाइना डरती है, और अमेरिका ये सोच रही थी कि हम टेक्नोलॉजी देंगे भारत को, हमारी टेक्नोलॉजी गुलाम बन के रहेंगे ये, हम ऑल्टरनेट ढूंढ निकाला है। तो अमेरिका भी इस पे नाराज है। तो आप देख सकते हो क्या मैसेजिंग हो रहा है इसमें। बट ये भी सच है कि रशिया का टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी है, हमें वो भी चाहिए। मगर उनको ये संदेश दे रहे हैं, देखिए भाई, आप हमसे खेल खेलेंगे, हमसे गड़बड़ करने का, छेड़खानी करने का कोशिश करेंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट्स है, हम रशिया के साथ ये कर सकते हैं। और उनके मुंह पे बोला है, अब युद्ध नहीं करना है, हम शांति के पक्ष में है, ये सब बोला है। तो अमेरिका हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकती है। व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे बोलने वाला कौन है बताइए? आज तक कोई है, हिम्मत है? डोनाल्ड ट्रंप खुद ये नहीं बोल सका जब वो अलास्का में मिले थे। हमने बोला है, मोदी जी मॉस्को में बोला, इधर भी बोला है। तो इसीलिए इनको उंगली उठा के कोई बोल नहीं सकता है। वो एक तरफ हम वो स्ट्रेटेजिकली वो किया है, दूसरी तरफ हम उनसे क्या लेना चाहते हैं वो सब ले रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल स्टेज पे एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, ऐसा हमें मानना चाहिए। बिल्कुल। और सर, अगर हम इस पूरी विजिट से हम बहुत सारे और मैसेजेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन की हम बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही गाड़ी में आए, और वो जिस गाड़ी में वो चाइना में एक साथ नजर आए थे, वो यहाँ पर वो गाड़ी नहीं थी। तो ये भी एक काफी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर नजर आता है। और कई सारी अहम चीजें इस तरह की जो हम डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब पुतिन कहीं भी बाहर जाते हैं, अपना गाड़ी खुद लेके जाते हैं। मगर पहली बार अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी में बैठ के गया था, है ना? तो वो भी एक बुलेट प्रूफ, माइन प्रूफ गाड़ी है। मगर चाइना में अपना गाड़ी ले आया और मोदी जी को भी उसमें बिठा के गया। मगर दिल्ली में क्या हुआ, मोदी जी के पास भी ऐसी गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ है, माइन प्रूफ है, और पुतिन के पास भी है। दोनों गाड़ी छोड़ के कोई और ऑर्डिनरी रेगुलर गाड़ी में लोग दोनों गए हैं, और वो तो बुलेट प्रूफ नहीं था,
उसमें लैंडमाइन लगाया तो उड़ जाता है, फिर भी उसमें गया। मतलब मैसेजिंग क्या दे रहा है? मतलब व्लादिमीर पुतिन अमेरिका में वो सुरक्षित नहीं है, चाइना में सुरक्षित नहीं है जितना भारत में है। ये क्या मैसेजिंग जाता है आप समझो। तो इतना बड़ा मैसेजिंग वो एक राइड में हो गया। और मतलब भारत इनको सुरक्षा दे सकती है, इनको कैसे अपना दोस्त मानती है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया। तो आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप कभी भी भारत में आने का सोचेंगे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ऐसी वाली गाड़ी में बैठ सकता है? हिम्मत कर सकता है? नहीं। तो ये रिश्ता दिखाती है, ये चीज दिखाती है। वो अपना बीस्ट लेके आता है, उसका गाड़ी का नाम बीस्ट है, वो बीस्ट लेके आता है, उसी में बैठ के जाता है। तो मोदी जी उनसे उनके साथ जाना हो तो उन्हीं की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, अपना गाड़ी में नहीं जा सकता। ये सब बकवास होगा अमेरिका का। तो अमेरिका को मैसेज जा रहा है, देखिए हमारी रिश्ता कितना तगड़ा है, आप कुछ भी बकवास करो, हमारी रिश्ता चलते रहेगी। मगर जैसे मैंने कहा, वेस्ट का भी हमें जरूरत है, क्योंकि वेस्ट का नया टेक्नोलॉजी जो है वो लेना पड़ेगा। तो उनको हम मैसेज दे रहे हैं, देखिए भाई आप हमसे हमको लाइटली मत लेना। हम आप ये मत समझना कि हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम हमसे कोई भी आप हमारे साथ कुछ भी करेंगे हम चुप बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं, हम उसको लेके चलेंगे। तो अभी जब इंडिया यूएसए का ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने जा रहा है, उस समय ये सब हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज चला गया, भाई आप भारत को धमकी नहीं दे सकते हो, भारत को आप दबाव में डाल के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो, नुकसान आपको ही होगा। हर चीज पे वो पलट रहा है। पहला 50% टैरिफ की बात किया, फिर अब बोल रहा है कि ये कम हो जाएगा, अब भारत मुझे नफरत करता है मगर धीरे धीरे से मुझे प्यार करने लगेगा। भाई आप टैरिफ कम कर दिया तो आपको प्यार करने लगे थोड़ी लगेंगे हम। आपका जो जो वर्चस्व था, आपका जो यहाँ भारत में आपके समर्थक कितने थे, वो सब आपसे बिछड़ गए, आपका जो ट्रस्ट था वो चला गया। ठीक है ना? अब फिर दोबारा आप कम करोगे तो भी आपको कोई भरोसा नहीं करेंगे। पता नहीं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उठ के फिर और क्या कर बैठोगे आप। तो ट्रस्ट चला गया भारत में। तो इसीलिए अभी एक प्योरली ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक इश्यूज में हम उनके पास जाएंगे नहीं। तो वो नुकसान अमेरिका को है। तो वो सोच रहा था कि ऑलरेडी G20 में एक बंदा आके मेरे सर पे बैठ गया, चाइना, वो सर दर्द से हम निपट नहीं पा रहे। दूसरे भारत भी आके बैठेगा तो तकलीफ होगी। अभी से इनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। अभी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम जर्मनी को भी ओवरटेक करेंगे, हम तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। नंबर 2 नंबर 3 दोनों उनके लिए सर दर्द है, तो वो अमेरिका के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसीलिए कंट्रोल करने का कोशिश किया। भारत कंट्रोल करके धमकी देने से भारत से कुछ हासिल नहीं होगा। ये मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी तो वो तो इतना तगड़ा आदमी है, इतना पावरफुल आदमी है, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा। मनमोहन सिंह भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो हमारे साथ हमारी खोबरागढ़े हमारी जो ऑफिसर थी, उनको अरेस्ट करके इतना जलील किया था उधर, यहाँ दिल्ली में उनके जो भी एम्बेसी था, जो भी एम्बेसी है अमेरिका का एम्बेसी, उसका पूरा सिक्योरिटी हटा दिया। उससे डरता है अमेरिका, सिक्योरिटी से बहुत डरता है। जब उनके जो सिक्योरिटी इर्द गिर्द में थे वो सब निकाल दिया तो बहुत डर गया वो अमेरिका। तो मनमोहन सिंह भी नहीं छोड़ा है। इंदिरा गांधी तो ऐसी की तैसी, उस समय तो इसको भाव ही नहीं दिया था। और रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर कितना मतलब जलील भाषा इस्तेमाल कर रहे थे हम जानते हैं। तो कोई भी सरकार हो भारत में, वो किसी की हेजीमनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करो। हाँ, हम बहुत हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी जो अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारी जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उससे बहुत आगे निकल गए, बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे ऊपर और दबाव डालने का कोशिश कर रहा है। हमने रेड लाइन डाल दिया, अब जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। 50% क्या 100% भी डाल, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इतना ही रखेंगे आपके साथ रिश्ता। अभी डिफेंस टाइप्स, उनके पेंटागन जो है भारत से रिश्ता रखना चाहता है, मगर उनके व्हाइट हाउस जो है ये सब गेम्स खेलते रहती है। और उनके साथ हम पेंटागन के साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मगर इनके व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप इनके बकवास के चलते हुए हमने कड़ी स्टैंड ले ली। अब नुकसान किसको होगा? बगैर भारत का अमेरिका चाइना के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरे इंडो पैसिफिक का ठेका हम ले रखे हैं। तो अमेरिका बहादुर यहां ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। डियोगो गार्सिया में उनका कुछ प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, फिर भी
इतना लंबा सफर करना पड़ेगा, उनका कुछ गड़बड़ होगा, रिहैबिलिटेशन, उनका रिप्लेनिशमेंट, रिपेयर्स, ये सब भारत के पोर्ट्स में ही होगा। तो ये रिश्ता रखना ही रखना है उनको, नहीं तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पेंटागन ये समझती है, मगर यहाँ के व्हाइट हाउस में बैठे लोग वो अपना गेम्स खेलते हैं। तो अब उनसे हम कोई भी ऐसा हथियार नहीं खरीदा जिसके चलते हुए हम उनके डिपेंडेंसी बढ़े। एक ही हमारी एक प्रॉब्लम है उनका, जो तेजस का F404 414 जो इंजन ले रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक से, उसमें हम फंस गए। तो उससे निकलने के लिए ऑलरेडी हमने ऑल्टरनेट्स बनाना शुरू किया। एक तो हमारी खुद का कावेरी, उसका डेवलपमेंट में फंडिंग हो रहा है और नेक्स्ट लेवल जाएंगे। दूसरा जो है सफरान को बुलाया हमने। नॉर्मली एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए क्या होता है ना, आप पहले इंजन डिसाइड करोगे कौन से इंजन उसमें रखना है। इंजन के आधार पर इंजन के कैपेसिटी, इंजन के साइज, इनके थ्रस्ट वेक्टर, ये सब चेक करने के बाद उसके आधार पर बाकी फ्रेम डिजाइन होती है। हमने सफरन को उल्टा दिया है। हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम बन गया तेजस का। इस तेजस का जो G414 इंजन का साइज है, उतना ही साइज में आप एक और इंजन बना के हमें दे दो। तो सफरान के साथ हमारी डील बन गई। तो आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर जी के डिपेंडेंस भी हमारी खत्म हो जाएगी। जी छोड़ के कोई भी ऐसा हथियार हमारी पास नहीं है जो अमेरिका में डिपेंडेंसी हो। उनसे हम चिनॉक और क्या बोलते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदा है, वो नहीं होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास प्रचंड है, हमारे पास ध्रुव है, बहुत कुछ है हमारे पास, हेलीकॉप्टर्स है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई में उड़ान भर के वहां सर्विस करने वाली हेलीकॉप्टर हमारे पास है, सियाचिन में काम करती है। अमेरिका के पास भी नहीं है वो, तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए 777 हॉविट्जर गन्स लेते हैं हम अमेरिका से। क्या हमारी यहाँ कल्याणी और कोरिया के हो, बाकी एलएनटी ये लोग बना रहे हैं ना हॉविट्जर गन्स, तो उसके ऊपर वो बंद भी करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज ही उनसे कर रहे हैं। वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग जो अमेरिका हमें कल के दिन वेपनाइज करके हमें तंग करें, ऐसे एक भी चीज नहीं खरीद रहे। F-35 ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने रिजेक्ट किया। उनके दबाव में, उनके ब्लैकमेलिंग में कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत क्लियर स्टैंड हमारी है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात हुई, जो रशियन मिनिस्टर है उनकी काउंटर पार्ट। उसमें भी काफी कुछ चीजें अहम जो आगे रूपी रूबल ट्रेड और इन सारी चीजों को लेकर भी सामने आई हैं। उस पर सर मैं आपसे चाहूंगी, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा डर था कि ब्रिक्स करेंसी और जो इनका पेमेंट सिस्टम है वो जनरेट हो जाएगा, तो जो डी डॉलराइजेशन है जिसको लेकर एक्चुअली उन्होंने ये सारे टैरिफ का सब कुछ स्टार्ट किया था, क्या ये डर उनका रियलिटी में बदलने वाला है? देखिए, अमेरिका ने बहुत गलती कर बैठी जब वो इतना मतलब टॉप में है, तो वो सोचती है कि हमें कोई चैलेंज करने वाला तो है ही नहीं, हम जो भी करें हमारी मर्जी, सब गुलाम बन के हमारे सामने लेटना है। तो वो क्या किया है, 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के दोनों के बीच में जंग शुरू हुआ, तो डॉलर को वेपनाइज किया। डॉलर को वेपनाइज करके जो डॉलर डिपॉजिट्स रशिया का था वो सबको फ्रीज कर दिया, और डॉलर से वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। डॉलर क्या, फिजिकली डॉलर तो नहीं होगी ना, वो बैंक ट्रांजैक्शन होगी, तो वो सब अमेरिका कंट्रोल करता है, वो सब काट दिया। फिर स्विफ्ट, स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी है जिसके चलते हुए दुनिया का लार्जेस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, वो भी उसमें से भी रशिया को निकाल दिया। अभी रशिया करेगी तो क्या करेगी? भारत को कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो हम किस करेंसी से पे करेंगे उसको? तो ये तकलीफ आ गई थी बहुत लोगों को। तो अमेरिका ये सोच बैठा था कि इससे रशिया का इकोनॉमी पूरा खत्म हो जाएगा, वो घुटने पे टेकेगा। तो वो हुआ नहीं है। चाइना और भारत ने उसके रेस्क्यू में आया। हम ऑल्टरनेट सेटलमेंट करना शुरू किया। हमारे भारत की यूपीआई इस्तेमाल किया, चाइना का भी ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल किया, रशिया का भी कुछ है, इसके चलते हुए हमने किया। हमने कुछ क्वांटिटी तेल जो है युआन में खरीदा। हमारे पास युआन पड़ा हुआ था तो उसको इस्तेमाल किया, या हम युआन खरीद के हम तेल लिया रशिया से। कुछ हद तक हमारी रूपी जो है उनको दिया, उनसे तेल खरीदने के बाद उनको रुपए दिए हमने, तो रूबल से भी खरीदा। मतलब डॉलर को छोड़ के बाकी सब ट्राई किया हमने। अभी रशिया के पास इतना भंडार पड़ा हुआ है रुपयों का, वह करेंगे तो क्या करेंगे उससे? तो हमारी तो इट्स नॉट अ कन्वर्टेबल करेंसी ना, भारत की रुपए तो कन्वर्टेबल नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो रुपया ऑफर करेंगे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो निर्मला सीतारामन जी से जो वार्तालाप हुई है,
उसका ये है कि इसे हम करें क्या। तो सोल्यूशन भारत को देना है, उसको कन्वर्टेबल करना है। 100% डॉलर जैसा कन्वर्टेबल करेंगे तो हम, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, बट लिमिटेड कन्वर्शन हम अभी अलाउ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रशिया कुछ श्रीलंका से वो चाय खरीदना चाहता है, वो रूपी में पे कर सकता है। ऐसे हम कुछ देशों के लिए वो परमिट कर सकते हैं। फिर वो एक चीज है। दूसरा, भारत से भी वो चीजें खरीदना चाहता है, वो रुपए में वो ट्रेड करेगा। जो यूरोप ने उसको काट दिया था ना, स्पेशली टेक्निकल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सब काट दिया, उनको सप्लाई नहीं होगी। तो भारत से लेंगे, भारत से लेंगे तो भारत को रुपए में पे करेंगे, क्योंकि वो रुपया ऑलरेडी कमा चुका है, हमें तेल बेच के वो ऑलरेडी उनके पास रुपया पड़ा हुआ है। तो ऐसे चीज का जो लिमिटेड कन्वर्टेबिलिटी करने का एक प्रपोजल है, वो पीछे से चल रहा है। एक बार वो सक्सेस हो गया ना, मतलब क्या है, डॉलर का वेपनाइजेशन से दोनों बच जाएंगे और डॉलर कुछ नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे से हम डॉलर से दूर होते जा रहे हैं। ब्रिक्स का भी वही सोच है। अभी फिलहाल करेंसी, ब्रिक्स करेंसी आएगा नहीं आएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है, मगर इसके ब्रिक्स का जो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसैक्शंस है, पहला तो लोकल करेंसीज में करेंगे, ये डिसाइड हुआ। दूसरा, इनके सेटलमेंट जो है वो अपना लोकल टेक्नोलॉजी से करेंगे, स्विफ्ट से नहीं करेंगे। तो मतलब अमेरिका धीरे धीरे से उनका इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रोल दुनिया में जो है वो खिंचती जा रही है, वो उससे हट रहा है। तो उसी के चक्कर में अभी निर्मला सीतारामन जी से जो मीटिंग हुआ है, इसके बाद हम धीरे धीरे से सुनेंगे ये क्या होने जा रहा है। तो रुपी सेटलमेंट्स का क्या होगा, फिर वो रुपए जो रशिया में पड़ा हो उससे वो क्या करेगा, इसका सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो ये सब अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिकन डॉलर्स इसमें से हट गया, अमेरिकन डॉलर्स का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बगैर डॉलर का ये सब चल रहा है। ऑलरेडी ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट भी ज्वाइन हो गया है ना। तो अब क्या हो जाएगा फिर, सऊदी अरेबिया इन देशों को, भारत को और चाइना को जो तेल बेचेंगे ना, वो लोकल करेंसी में बेचना शुरू करेंगे। डॉलर डॉलर एक्सेप्ट नहीं करें, मतलब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अमेरिका का जो बचा कुचा जो भी इन्फ्लुएंस है वो डॉलर है। डॉलर एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे लोग, तो अमेरिका ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये खतरा है उनके लिए। तो अभी जो निर्मला जी सीतारामन जी से मिला है, तो ये चीज कहीं भी मोदी जी और पुतिन का जो वक्तव्य था, भाषण थे, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया। मतलब धीरे धीरे से बैक एंड से ये सब हो रहा है, अभी उसका अनाउंसमेंट भी आएंगे। दिस इज डी डॉलराइजेशन का एक कड़ी है, बहुत समय लगेगा, डॉलर को निकालना इतना आसान बात नहीं है, मगर धीरे धीरे से हो रहा है। एक 15-20 साल पहले आपका जो फॉरेक्स रिजर्व भारत में था, वो लगभग 75-76% डॉलर्स में था। आज 50-55% तक ही वो रह गया, मतलब 25% हम नीचे आ गया। गोल्ड का रिजर्व हम बढ़ाते जा रहे हैं, और वो भी इनका कोई भरोसा तो नहीं है। लंदन में जो हमारी गोल्ड पड़ी है वो फ्रीज करके आपको नहीं देंगे, इसको बेच के हम पाकिस्तान को कंस्ट्रक्शन के लिए दे देंगे, ये कुछ भी बोल सकता है ना। इसीलिए देखिए धीरे धीरे से हम वहां से भी हम ला रहे हैं। 100 टन ले आया, 200 टन ले आया, अब तक लगभग 300 टन हम वहां से ले आया। अभी भी 200 टन कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, लंदन में अभी भी 200 टन कुछ पड़ा हुआ है, धीरे धीरे से वो भी लाएंगे। तो इनके डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये हमें धमकी नहीं दे सकते हैं, हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। इनके सोच के खिलाफ हम कुछ काम करेंगे तो ये हमें कंट्रोल करने का जो भी कोशिश करेंगे उससे हम बचेंगे। तो ये रशिया यूक्रेन के युद्ध में पूरा दुनिया ये देख लिया कि इनको, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इनको अच्छा नहीं लगा तो इनको वेपनाइज करके हमें तंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इस दिशा में हम दोनों सोच रहे हैं, और इसमें चाइना के साथ जोड़ के हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्रिक्स वो अलग बात है, मगर चाइना को भी हम मतलब इतना उसको भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के ऊपर भी, वो भी एक रोग स्टेट है। बिल्कुल सर, वो तो हम रशिया को भी देख रहे हैं। रशिया भी जो है वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। जो उसकी चाइना पे डिपेंडेंसी है, वो भारत के साथ जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई है, रिलॉस और ये बहुत सारी चीजें, उससे पता चलता है कि अब जो भारत है चाइना से कहीं ज्यादा ऊपर रशिया के यहाँ पर नजदीक नजर आता है। तो वो भी ऑफ कोर्स अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और चाइना पे डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहा है। तो ऑफकोर्स सभी देश अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में।
सो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।